हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी नरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी और लेकर आ चुके हूं आपके लिए नई कहानी आपको एंटरटेन करने के लिए, जिसका नाम है माफियाज ट्रैप्ड वाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इसके फर्स्ट चैप्टर से हम करने जा रहे हैं हमारी कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के सुनसान सड़क से, जहां पर आसपास ना तो किसी के आने की उम्मीद नजर आ रही थी और ना ही किसी जानवर तक की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावना हो। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अपने रुख को बदलते हुए लगातार गरजता जा रहा था। एक लड़की उसी सन्नाटे को चीरते हुए अपनी जान बचाते हुए आगे की तरफ भाग रही थी। उसके कदम रह रह करके लड़खड़ा जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया त्रिपाठी थी, जो बहुत सारे सपने लेकर के मुंबई की तरफ आई थी, मगर उसे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसके सपनों के साथ उसकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। वो रह रह करके पीछे की तरफ मुड़ मुड़ करके देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कुछ लोग उसका पीछा करते हुए उसको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिया अपने कदम को लगातार आगे की तरफ बढ़ाए जा रही थी, लेकिन रह रह करके उसके कदम उसका साथ छोड़ दे रहे थे। काफ़ी दूर से भागने की वजह से जिया के गले पूरी तरह सूख चुके थे। माथे पर पसीना, आंखों में आंसू और दिल में बेशुमार डर के साथ जिया लगातार हिम्मत करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी। उसे नहीं पता था कि कितना देर और उसकी सांसें इसी तरह चलेंगी, मगर सामने की तरफ देखकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि शायद ही आज वो बच पाए। उसके दिमाग ने तो पूरी तरह से हार मान लिया था, लेकिन अभी भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी। वो खुद को ही समझाते हुए कहती है, नहीं जिया, तू हार नहीं मान सकती। तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तू अकेली नहीं है, कान्हा जी है ना तेरे साथ। मगर अब उसके बदन के साथ उसके पैर भी कांपना शुरू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके कदम और ज़्यादा उसका साथ नहीं दे सकते और वो एकदम से अपनी जगह पर उछक जाती है। वो अपनी थूक गटकते हुए एक बार पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर 3 लड़के रफ्तार से उसी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। उसमें से एक लड़का जो कि चिल्लाते हुए जिया से कहता है, कहाँ भाग कर जाएगी, आखिर में आना तो हमारे पास ही पड़ेगा। यहाँ पर तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा, रुक जा। वहीं वो लड़की जो कि फिर से आगे की तरफ भागते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है। मगर अफसोस की बात तो ये थी कि अब उन तीनों लड़कों के कदम की आवाज़ जिया के कानों में काफ़ी अच्छे तरह से सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अब वो लड़के जिया के काफ़ी करीब आ चुके हैं। उसमें से एक लड़का जो कि जिया के बैग को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला था। जिया की हिम्मत तो टूट रही थी, मगर वो एक गहरी सांस भरती है और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने होठों पर सिर्फ एक नाम का रट शुरू कर देती है, खाना। खाना। अपनी हिम्मत दी थी कि मैं अपने इस घर से भाग सकूं, तो यहाँ आने के बाद ये सब क्यों। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही हैं, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ बचा लीजिए। और ये बोलते हुए वो एक मोड़ देखती है और बिना कुछ सोचे समझे उसी मोड़ की तरफ मुड़ जाती है। वो पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर एक लड़का जो कि हंसते हुए उसी की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए भाग रहा था। वो बस जिया के बैग को अपने हाथों तक पकड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पीछे आ रहे 2 लड़के भी अपनी जगह पर रुक से जाते हैं। जिया समझ नहीं पाते कि अचानक से उन तीनों को हो क्या गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक नई मुसीबत के आने की आवाज़ सुनाई देती है। सामने से 3 से 4 गाड़ियां जो कि लगातार उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी और वो इतनी रफ्तार में थी कि जिया तक पहुंचते पहुंचते वैसे तो ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की थी, मगर फिर भी जिया, जिसकी आंखें गाड़ी की आ रही रोशनी से एकदम से बंद हो जाती हैं, और वो गाड़ी ने जिया को काफ़ी ज़ोर से टक्कर मार दी थी, जिससे जिया जा करके सड़क के किनारे पर उछल करके गिर जाती है। जिया की आंखें अब पूरी तरह से बंद होने को आ गई थी। पहले तो उसे धुंधला धुंधला कुछ नजर आता है और फिर उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। वो तीनों लड़के भी अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकले थे। जिस गाड़ी ने जिया को टक्कर मारी थी वो एक मर्सिडीज कार थी और 3 से 4 पीछे रेंज रोवर जो कि उसी मर्सिडीज को फॉलो कर रही थी। अचानक से ब्रेक मारने की वजह से सारी गाड़ियों के टायर की काफ़ी तेज़ आवाज़ पूरे एरिया में गूंज जाती है। गाड़ी के अंदर बैठा ड्राइवर जो कि घबराते हुए बाहर की तरफ निकलने वाला होता है कि तभी उसके ठीक बगल में बैठा एक आदमी जो कहता है,
ध्यान कहाँ था तुम्हारा? क्या तुम ठीक से देखकर नहीं चला सकते? पता नहीं किसका एक्सीडेंट कर दिया। वहीं पीछे के साइड में एक और आदमी बैठा हुआ था और उसे सामने हुए इंसिडेंट से जैसे कोई मतलब ही ना हो। वो अपने टैबलेट में कुछ देखे जा रहा था। वो ड्राइवर जो घबराते हुए कहता है, देख कर आता हूँ साहब, पता नहीं वो, मैं उम्मीद करता हूँ बच गई होगी जो भी होगी, दिखने में तो कोई लड़की ही लग रही है। ड्राइवर के साथ बगल में बैठा हुआ आदमी भी बाहर निकल जाता है और तुरंत ही वो दौड़ करके जिया के पास आता है। पीछे से एक और आदमी जो कि हट्टा कट्टा और दिखने में काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी का था, वो भी उसी लड़की की तरफ आगे बढ़ जाता है और सारे बॉडीगार्ड्स भी जा करके जिया को पूरी तरह से घेर लिए थे। अक्षित जो ड्राइवर सूरज से कहता है, इसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के चलना पड़ेगा। कितनी प्यारी सी लड़की है और तुमने क्या कर दिया, देखो उसके सर से खून भी आ रहा है। वहीं पीछे कुणाल जो कि अक्षित की तरफ देखते हुए कहता है, पर क्या हमें नहीं लगता कि सर से एक बार बात कर लेनी चाहिए? अक्षित जो मर्सिडीज की तरफ देखता है जहां पर अंदर एक आदमी आराम से बैठा हुआ था, एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए हुए पीछे की तरफ हल्का लीन हुए वो अपने हाथ में टैबलेट लेकर के स्क्रॉल किया जा रहा था। अक्षित जो काफी गुस्से में उस तरफ देखता है और कुणाल से कहता है, उस आदमी को घंटा कोई फर्क पड़ता है? उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई केस बनेगा तो उसी के ऊपर बनेगा, लेकिन साहबजादे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और वो तुरंत ही कुणाल से कहता है, तुम देखो उसके बैग पूरी तरह से फट गए हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उसको तुरंत ही बैग में डालो, तब तक मैं इस लड़की को उठाता हूँ। वही अक्षित जो तुरंत ही जिया को अपनी बाहों में उठाता है और जल्दी से गाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है। सूरज भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा था। जैसे ही अक्षित ने इशारा किया था, सूरज जो कि अपने चेहरे को हल्का सा नीचे की तरफ करते हुए कहता है, बिना सर के परमिशन के हम अंदर। अक्षय जो सूरज को देखता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, दिमाग खराब है क्या? इस वक्त परमिशन की जरूरत है तुम्हें? दिखाई नहीं दे रहा उसको कितनी ब्लीडिंग हो रही है? सूरज अक्षित की आवाज़ सुनते ही थोड़ा डरते हुए गाड़ी के दरवाजे को खोल देता है। वही अंदर वो अखड़ू शख्स जो कि आराम से बैठा हुआ अपने टैबलेट को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे आसपास के एनवायरनमेंट से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अक्षय जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रियांश, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, वो भी तुम्हारी गाड़ी से? तुम्हें जरा भी फर्क पड़ रहा है? रियांश जो कि अपने टैबलेट को साइड में रखते हैं और उस आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पड़ रहा है फर्क? तो जाओ लेकर उसे हॉस्पिटल, मेरा सर मत खाओ। और वो सूरज से कहते हैं, तुम चलो, मेरे फ्लाइट का लेट हो रहा है। अक्षय जो तेज से चिल्लाते हुए कहता है, प्राइवेट जेट है तेरी, अगर 2 मिनट लेट हो गया ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी, नाटक मत कर, अब जल्दी से तो शिफ्ट से हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। रियांश जो अक्षित को घूरते हुए कहते हैं, हाँ तो पीछे गाड़ी आ तो रही है, लेकर जाओ उसे हॉस्पिटल, जो मन चाहे वो करो, मेरे गाड़ी में कोई लड़की नहीं बैठ रही है। अक्षय जो रियांश को घूरते हुए कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। और वो तुरंत ही दूसरी तरफ आता है और सूरज से कहता है, दरवाज़ा खोल इधर का, और ले जाकर के जिया को अपनी गोद में अंदर की तरफ बैठ जाता है। अनजाने ही रियांश की गोद में जिया का सर जाकर के टकरा गया था। रियांश अक्षित से कहते हैं, ये क्या तरीका है? अगर एक लड़की को संभाल नहीं पा रहे तो ऐसे मेरी गाड़ी में ले आने की गलती क्यों की तुमने? अक्षय जो सूरज से कहता है, इसकी बकवास मत सुनो, तुम जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलो। अक्षय जो जिया के सर को अच्छे से पकड़ता है और वहीं उसे रियांश के लैप पर रखते हुए कहता है, अब दिमाग मत खराब कर, हैंग किया तेरे पास? रियांश जो अक्षय की तरफ देखते हुए कहते हैं, अक्षय जो कहता है, तुरंत हैंकी को ले और उसके सर पर बांध, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रियांश अपने कोट के अंदर से हैंकी को निकालते हैं और उसको एक बार जिया की तरफ देखते हुए उसके सर पर रखते हुए कहते हैं, मैं बैठ करके इसकी सेवा नहीं करूँगा, तुझे करने का शौक था तो ले जाता ना उसे दूसरी गाड़ी में। अक्षय जो रियांश को देखते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है तेरी? इंसानियत नहीं है क्या तेरे अंदर? और फिर जिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, देख तो कितनी प्यारी सी है, अकेले सुनसान सड़क पर पता नहीं कैसे पड़ गई। रियांश अक्षय को देखते हुए कहते हैं, तो इतना सीधा या सीधा बनने की एक्टिंग कर रहा है? तुझे पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आजकल ऐसी लड़कियां बहुत जगह पर मिल जाती हैं, रात के अंधेरे में जाकर के किसी गाड़ी के सामने टकरा जाती हैं और फिर एक्टिंग करती हैं कि उन्हें काफ़ी चोट लग गई है, वैसे ये लड़की होश में होगी। अक्षय जो रियांश की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तू इतना कमाल का स्टोरी राइटर है, खामखा मैं दूसरों को हायर करता फिरता हूँ, इस बार की मूवी की कहानी ना तू ही लिखेगा मेरे लिए। कुछ भी बोलता है। रियांश जो जिया की तरफ एक बार भी नहीं देख रहे थे
और उन्होंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया हुआ था। उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि किसी लड़की का सर उनके गोद में रखा हुआ है, वो भी एक सूरज जो काफ़ी तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। और सूरज के बगल में इस वक्त कुणाल बैठा हुआ था जिसने उस लड़की के बैग को पकड़ा हुआ था। अक्षय जो कुणाल से कहता है, इसके बैग में देखो, शायद इसके बारे में कुछ पता चले और उसके फैमिली वाले को कॉल कर दो। कुणाल जो एक बार अक्षत की तरफ देखता है और अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके सर। जिया का बैग पूरी तरह से फट चुका था जिसकी वजह से उसके काफ़ी सामान जो कि गाड़ी में ही गिर गए थे। वो बैग को पूरी तरह तलाश मारता है लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें जिया का कोई भी नेम या उसके फैमिली वालों का कुछ भी पता चले। हॉस्पिटल भी अब आ चुका था। तुरंत ही अक्षत उसको अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, कुणाल जल्दी से जाओ, स्ट्रेचर के अरेंजमेंट करो। कुणाल भी बैग को वहीं गाड़ी में रखते हुए जल्दी से दौड़ते हुए अंदर की तरफ भाग जाता है। अक्षत जैसे ही जिया को लेकर के बाहर की तरफ निकला था, रेयांश अपनी हैंकी की तरफ देखते हैं जो कि पूरी तरह से खून से सन चुका था और विंडो ग्लास को खोलते हुए उसे एक बार देखते हैं और बाहर की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, मेरी हैंकी खराब कर दी, स्टूपिड। रेयांश सूरज की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो लड़की तुम्हारे चाचा की बेटी है? सूरज जो कहता है, नो सर। रेयांश आगे कहते हैं, तो तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड है? सूरज फिर से कहता है, नहीं सर, मैं उसे नहीं जानता। रेयांश गुस्से में कहते हैं, तो फिर उसके लिए वेट क्यों कर रहे हो, चलो। वो अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई एम गेटिंग लेट। सूरज रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, सर उन्हें छोड़कर जाना है। रेयांश एक बार बस सूरज को घूरते हैं तो सूरज रेयांश की आंखों से ही उनका ऑर्डर समझ जाता है। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा लेता है। साथ ही दो बॉडीगार्ड्स की कार भी उन्हीं के पीछे पीछे आ रही थी और एक गाड़ी वहीं पर रुक गई थी। अक्षय जो तुरंत ही जिया को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाता है। जान पहचान अच्छी होने की वजह से तुरंत ही जिया को एडमिट भी कर लिया जाता है बिना ज़्यादा किसी लंबे प्रोसीजर के। अक्षय जो कुणाल की तरफ देखते हुए कहता है, जब तक इसे होश नहीं आ जाता हमें इसके पास ही रहना होगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स पता चली? कुणाल जो कहता है, इसके बैग में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, एक बार मैं और चेक करके आता हूँ। और कुणाल भागते हुए हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है। वो दौड़ करके लगभग 3 से 4 मिनट में बाहर पहुँचता है तो वहाँ पर रेयांश की गाड़ी जा चुकी थी जिसमें उस लड़की का बैग था। कुणाल जो दौड़ करके अक्षत के पास आता है और थोड़ा हाँफते हुए कहता है, वो गाड़ी तो निकल गई सर जिसमें उस लड़की का बैग था। अक्षत जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ये रेयांश भी ना अपने काम से इम्पोर्टेंट इसे कुछ भी नजर नहीं आता। दुनिया चढ़ कर की राख हो जाएगी लेकिन इनका काम डिले नहीं होना चाहिए। कुणाल जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ ये तो है, कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है अपने काम को लेकर के, लेकिन वो उनकी इम्पोर्टेंट डील थी ना इस वजह से। अक्षय जो खड़े होते हुए कहता है, मुझे पता है तो उन्हीं का चेला है, उन्हीं के हिसाब से बात करेगा ना। इम्पॉर्टेंट, हमारे पास तो इम्पोर्टेंट काम ही नहीं होता, जैसे सारा इम्पोर्टेंट काम तो वही महाशय करते हैं। अक्षय जो कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हम ऐसे इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तक ये होश में नहीं आ जाती है किसी ना किसी को इसके साथ रहना होगा। अक्षय जो कुणाल से कहता है, अभी तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेहतर होगा। एक काम करो, तुम निकलो, वरना तुम्हारे रेयांश सर, तुम्हारे वो खड़ूस बॉस कहीं कोई नया तहलका ना मचा दे। कुणाल जो कहता है, ओके सर मैं निकलता हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। अक्षय जो कहता है, जल्दी आना। कुणाल जो रेयांश के बॉडीगार्ड की गाड़ी में बैठता है और काफ़ी तेज़ गाड़ी ड्राइव करने लगता है। रेयांश जो पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और लगभग 10 मिनट बाद कुणाल भी वहां पर पहुंचता है। रनवे पर आकर के कुणाल की गाड़ी खड़ी हुई थी। वहीं एक लड़की जो कि रेयांश के सारे इंपॉर्टेंट कागजात और सामान को उनकी गाड़ी से निकाल करके बाहर ब्रीफ केस में रख रही थी। कुणाल भी रेयांश के साथ पीछे पीछे उनके जेट के अंदर चला जाता है। रेयांश इस वक्त अपने हाथ में एक बुक लिए हुए थे और वो कुणाल से कहते हैं, तुम यहाँ कैसे, हो गई क्या उस लड़की की मरहम पट्टी? कुणाल जो कहता है, नहीं सर वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इमरजेंसी वार्ड में है, अभी अक्षत सर उसके साथ है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। रेयांश जो कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि दुनिया के सारे अच्छे लोग मेरे आसपास हैं। कुणाल जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो अक्षत सर की आदत है, सबकी हेल्प करते रहते हैं। यह सुनते ही रेयांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी और वही बार कुणाल की तरफ देखते हैं और फिर से अपनी नज़र को बुक पर टिकाते हुए कहते हैं, उसकी ये रहमदारी सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, तुम नहीं समझोगे कुणाल। और फिर वो कुणाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा हूँ मैं।
जब तक उस लड़की के घर वाले नहीं मिल जाते और वो सेफली अपने घर पर नहीं पहुंच जाती, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। कुणाल जो कहता है, अक्षत सर कि तभी रियांश जो थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, अक्षत के अंडर में वो लड़की ना ही रहे तो बेहतर होगा। तुम जानते हो वो कैसा लड़का है। कुणाल जो कहता है, समझ गया सर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे सेफली किसी जगह पर पहुंचा दूं। रियांश जो कहते हैं, वही एक बॉडीगार्ड जो कि उनके ब्रीफ केस को ले आकर के प्राइवेट जेट के अंदर रख देता है, और एक लड़की जो कि उनको टेम्पररी असिस्ट करती थी जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री की तरफ जाया करते थे। तो वो एक बार कुणाल को देखती है और हल्का सा स्माइल पास करके वही रियांश के ठीक सामने जाकर के बैठ जाती है। कुणाल भी अब जेट से बाहर की तरफ आ गया था और अब वो लोग टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुके थे। रियांश के ठीक सामने जो लड़की बैठी थी उसका नाम प्रियंका था और उसकी नज़र जो कि लगातार रियांश पर ही टिकी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर अच्छे से समझ में आ रहा था कि रियांश को देखकर उसे कितना सुकून मिल रहा है। लेकिन तभी रियांश जो बिना उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं, जाकर के कॉर्नर में बैठो। प्रियंका जो मुंह बनाते हुए खड़ी होती है और रियांश से कहती है, पर सर वो मुझे अकेले डर लगता है। रियांश उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, अगर इतना ही डर लग रहा है तो चुपचाप से उतर जाओ, मेरे पास वैसे भी एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है, तो तुम नहीं भी चलोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे काम में। प्रियंका एकदम से खड़ी होती है और चुपचाप जाकर के अपने कदम को दबाते हुए कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है। वही कुणाल फिर से अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है, लेकिन तभी उसे उस लड़की के बैग का याद आता है और उसका बैग अभी भी उसी पैसेंजर सीट पर पड़ा हुआ था। कुणाल उस लड़की के बैग को उठाता है और फिर गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से चला जाता है। वही हॉस्पिटल में जिया की ट्रीटमेंट जारी थी। एक डॉक्टर जो कि बाहर आते हुए अक्षत से बताते हैं, हेलो मिस्टर अक्षत। अक्षत जो खड़े होकर के डॉक्टर से कहते हैं, इज शी फाइन। वो डॉक्टर जो कहता है, शी इज़ फाइन बट थोड़ी सी बाहर से चोट आई है, अंदरूनी कोई घाव नहीं है, तक कट लगने की वजह से खून बह चुका है। कल सुबह तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। वही थोड़ी देर में कुणाल भी वापस हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अक्षय जो खड़े होकर के कुणाल से कहता है, ख्याल रखना उसका, और कुछ एड्रेस के बारे में पता चला। कुणाल जो कहता है, हाँ बैग लेकर आया उसका, देखता हूँ कुछ मिलता है उसके बारे में, तो वरना कल तक तो शायद वो होश में आ भी जाए। अक्षय जो कहता है, डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह उसे होश आ जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगी। अगर उसके एड्रेस वगैरह मिलता है तो ठीक है, वरना मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उसके रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। कुणाल जो कहता है, ओके। अक्षय जो ये बोल करके वहाँ से निकल जाता है। कुणाल जो वहीं साइड में बैठते हुए कहता है, पता नहीं क्यों रियांश सर अक्षय सर के बारे में इस तरह से बात करते हैं, मुझे तो वो काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं। रात के 2:30 तो पहले से बज चुके थे, जिसकी वजह से सुबह होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कुणाल वहीं बैठे बैठे ही सो गया था। वहीं सुबह डॉक्टर राउंड के लिए आते हैं। विहान सक्सेना जो कुणाल को इस तरह से इमरजेंसी वार्ड के बाहर देखते हुए कहते हैं, कुणाल कुणाल। कुणाल जो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, हाँ हेलो डॉक्टर। विहान जो कुणाल का अच्छा दोस्त था और वो कुणाल के सर पर मारते हुए कहता है, क्या बात है, इतनी इज्जत कब से देने लगा मुझे। कुणाल ने ठीक तरीके से देखा नहीं था कि यह कौन सा डॉक्टर है। जैसे वो विहान को देखता है वो अपनी आंखें ठीक से खोलते हुए कहता है, विहान। विहान जो कुणाल से कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है, कौन एडमिट है। कुणाल जो कहता है, वो एक लड़की। विहान जो कुणाल को चिढ़ाते हुए कहता है, अच्छा तो लड़की एडमिट कर लिया तूने। कुणाल जो कहता है, अरे ऐसा कुछ सही नहीं है, वो रियांश। जैसे ही विहान रियांश का नाम सुनता है वो एकदम से चौंकते हुए कहता है, फाइनली रियांश को कोई लड़की पसंद आ गई। रियांश को भी विहान काफ़ी अच्छे से जानता था और वो लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। कुणाल जो अपने सर को रब करते हुए कहता है, अरे लड़की का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि किसी की पार्टनर या किसी की सोलमेट या किसी की प्रेमिका होगी, वो ऐसी कोई लड़की है। विहान जो कहता है, तो फिर उसे इमरजेंसी वार्ड में क्यों रखा है, प्राइवेट वार्ड में क्यों नहीं शिफ्ट किया। अरे रियांश की पसंद है, मतलब समझ रहा है ना तू। कुणाल जो कहता है, अरे नहीं है उनकी पसंद, क्या बोल रहा है विहान। विहान जो हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब बताएगा एक्चुअल में कहाँ से उठा कर लाया इस लड़की को। और ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आने लगता है, इमरजेंसी वार्ड के 42 नंबर बेड पर। जी अभी भी आराम से अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। कुणाल जो उसके ठीक बगल में आकर खड़े होते हुए कहता है, यही है वो लड़की। विहान जो जिया की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे देखने में तो अच्छे परिवार की लगती है, कैसे मिली तुझे। कुणाल जो कहता है, कल रात जल्दी जल्दी में हम लोग निकल रहे थे
और रास्ता पूरी तरह सुनसान था, दिखी नहीं और अचानक से गाड़ी जाकर के इसको टक्कर मार दी। रियान सर की गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से हमने इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। रेहान जो कहता है वेरी गुड, पर अफसोस की बात यह है कि ये काफ़ी छोटी है, ना तेरे लायक है और ना ही रेयांश के लायक। और ये बोल करके वो हंसते हुए कहता है थोड़ी देर में से होश आ जाएगा, अगर तू चाहे तो मैं इसे प्राइवेट वार्ड में। कुणाल जो कहता है जब होश आ ही जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, रहने दो। और वो वहीं स्टूल पर जाकर के बैठ जाता है। वो जिया को काफ़ी ध्यान से देख रहा था और फिर उसे अक्षत की कही हुई बात याद आती है। वो तुरंत ही बाहर की तरफ जाता है और जिया के बैग को लेकर के अंदर आ जाता है। स्टूल पर बैठे बैठे वो जिया के सारे सामान का तलाशी ले रहा था। अंदर उसे एक फ़ोन दिखाई देता है जिसकी बैटरी पूरी तरह से डेड थी। वो फ़ोन को साइड में रखते हुए कहता है इस लड़की की आइडेंटिटी कैसे पता करूं? जब ये अपनी आंखें खोलेगी तो खुद ही इससे पूछ लूँगा। ना कोई आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रखा है। हो सकता हो मुंबई की रहने वाली हो, रात में भटक गई हो रास्ता। वो यही सब सोच रहा था कि तभी धीरे धीरे जिया की आंखें खुलती हैं। उसके फोरहेड पर पूरी तरह से पट्टी बंधा हुआ था। उसके हाथ भी थोड़े चला गए थे जिसकी वजह से उस पर भी डॉक्टर ने अच्छी तरह से पट्टी लगा दिया था। कमजोरी की वजह से जिया का बदन पूरी तरह टूट रहा था। पहले तो जिया के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है, लेकिन जब फाइनली उसकी आंखें पूरी तरह से खुलती हैं, ऊपर और आसपास के नज़ारे को देख करके वो चेहू करके उठकर बैठ जाती है। कुणाल जो इस तरह से उठता हुआ देखकर उसे रिलैक्स करते हुए कहता है आराम से। अचानक से जिया की नज़र कुणाल पर पड़ती है और वह घबराने लगती है। उसे लगता है कि कहीं उसके घर वालों ने किसी आदमी को तो उसका पीछा करते हुए नहीं भेज दिया। कुणाल को देख करके वो थोड़ा घबराने लगती है और अपने हाथों को एक दूसरे में मसलने लगती है। वो कुछ पूछना तो चाह रही थी कुणाल से, लेकिन डर और कमज़ोरी ने उसे पूरी तरह से घेर रखा था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। कुणाल जो खड़े होते हुए उसके थोड़ा पास आता है और उसको ध्यान से देखते हुए उससे पूछता है क्या नाम है तुम्हारा? जैसे ही कुणाल ने ये पूछा था, जिया को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। उसे तो पूरी उम्मीद थी कि उसके डैड का ही कोई आदमी होगा, लेकिन कुणाल को तो उसका नाम भी नहीं पता था। जिया एक बार फिर से कुणाल की तरफ देखती है और अपनी आंखों के इशारों से पूछती है हाँ? कुणाल जो फिर से उससे कहता है नाम क्या है तुम्हारा, नाम? कुणाल की बात सुनकर के जिया, जो कि अपना नाम ऑलमोस्ट बताने वाली थी, लेकिन वो एकदम से रुकते हुए खुद से कहती है अगर सही नाम बताए तो कहीं ये लोग मेरे घर वालों को ना, नहीं, मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मुंबई में हूँ। और वह हिम्मत करते हुए कहती है शमा नाम है। कुणाल जो उसको देखते हुए कहता है शमा? ओह, तुम मुंबई के सड़क पर, वो भी इतनी सुनसान सड़क पर रात के 1 बजे क्या कर रही थी? अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई, याद तो है ना? जिया जो कहती है हाँ वो मैं। कुणाल जो कहता है सच सच बताओ, आखिर कौन हो और कहाँ से आई हो और इतनी रात में अकेले रास्ते में क्या कर रही थी? जिया जो इस तरह कुणाल को स्ट्रिक्ट होता हुआ देखकर थोड़ा और घबराने लगती है और उसके होंठ भी धीरे धीरे कांपना शुरू कर दिए थे। कुणाल जो उसकी हालत को देखते हुए कहता है अच्छा ठीक है, आराम से बताना, अभी कुछ खा लो, उसके बाद मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वही एक नर्स जो कि जिया के पास आती है और उसके लिए वो हॉस्पिटल का बना हुआ सूप लेकर आई थी। जिया के सामने एक छोटे से स्टूल पर ले आकर के उस बाउल को रख दिया जाता है और वो नर्स वहाँ से चली जाती है। उस नर्स के जाते ही जिया जल्दी जल्दी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करती है। क्या बोलूँ, नाम तो झूठ बोल दिया, लेकिन अगर इन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो क्या करूँगी? वहीं दूसरी तरफ दुबई के एक आलीशान मेंशन में इस वक्त रियांश, जो कि अपनी कॉफ़ी को पीते हुए सामने की तरफ देख रहे थे, जहाँ आसपास के लग्जूरियस नज़ारे दिख रहे थे, कि तभी उनके दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है। वो बिना पीछे की तरफ देखे परमिशन देते हुए कहते हैं कम इन। प्रियंका जो काफ़ी टिप टॉप तरीके से तैयार होकर के अंदर की तरफ आती है। प्रियंका जो धीरे धीरे अंदर की तरफ आती है। रियांश जो बिना पीछे देखे ही कहते हैं क्या हुआ और तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? प्रियंका जो धीरे और थोड़ा सेडक्टिव टोन में कहती है गुड मॉर्निंग सर। वो चाह रही थी कि एक बार तो रियांश उसकी तरफ मुड़ करके देख ले,
लेकिन रियांश अभी भी सामने की तरफ ग्लास से देखे जा रहे थे। रियांश के पूछने पर प्रियंका जो जवाब देते हुए कहती है, सर मुझे लगा कहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो मैं ही तो हूँ ना यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए। रियांश काफ़ी गुस्से में अपनी बाहों को चढ़ाते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो मेरा ख्याल रखोगी? प्रियंका जो कहती है, एक्चुअली अंकल जी ने बोला था मुझे, डैड की वजह से ही तो मेरे साथ काम करती हो, तो हर बात पर डैड को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ काम है तो बोलो, अदरवाइज गेट आउट। प्रियंका जो अपने हाथ में फाइल्स लेते हुए कहती है, कुणाल ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं सर। रियांश जो प्रियंका से कहते हैं, ओके नाउ गेट टू द वर्क, एनी मोर अपडेट? प्रियंका जो कहती है, यस सर, द वंस फॉर द अमेजन फ्रंट शिपमेंट मास के अंदर पैक हो चुका है और शेख खालिद के लोग लंच तक डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रियांश जो अपनी कॉफ़ी के एक सिप लेते हुए कहते हैं, चल कुणाल, मीटिंग विल गोना स्टार्ट शार्प एट 11 AM इन द Citadel Lounge, नॉट अ मिनट लेट, ओके? प्रियंका जो कहती है, ओके सर, आई टेल हिम, एंड वन मोर थिंग सर, एंड द फिल्म यूनिट फ्रॉम मुंबई, आप उनसे मीटिंग करना चाहेंगे? रियांश जो कॉफ़ी के मग को साइड के कांच के टेबल पर रखते हुए कहते हैं, दे कैन वेट, वैसे भी अब ये शिपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। प्रियंका जिसके बगल से अभी रियांश गुजरे थे, वो एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, ऑफ योर परफ्यूम, इट स्मेल्स सो गुड सर। और फिर वो पीछे मुड़ करके देखती है जहाँ से अभी अभी रियांश गुजरे थे और उस तरफ देखते हुए अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करते हुए कहती है, आपका ख्याल अभी भी मैं ही रख रही हूँ और आने वाले वक्त में भी मैं ही रखूँगी। अभी आपकी टेम्पररी असिस्टेंट बन करके और उसके बाद आपकी परमानेंट बीवी बन करके। रियांश जैसे ही अपने रूम से बाहर की तरफ निकले थे, 2 बॉडीगार्ड्स जो कि वहीं उनके आसपास आकर के उनके सामने झुक जाते हैं, लेकिन रियांश की नज़र एक पल के लिए भी उधर नहीं जाती। शीशे की दीवारों के उस पार एक बड़ा सा इंडोर गार्डन था जिसमें हल्की हल्की धूप छन करके आ रही थी। रियांश जो उस दरवाजे को खोल करके बाहर आते हुए कहते हैं, मिस्ड में। रियांश की आवाज़ जैसे ही उस जगह पर पड़ी थी, दौड़ करके एक प्यारा छोटा पेट जो कि उनके पास आता है और उनके पैर से जाकर लिपट जाता है। रियांश जो अपने कदम को उसी की तरफ थोड़ा बढ़ाते हैं और नीचे की तरफ बैठ करके उसके फर को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, आई नो मैं कभी कभी तुम्हें छोड़कर चला जाता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता। अब घूरना बंद करो मुझे। और वो प्यार से उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, कम ऑन लूसीफर। लूसीफर जो कि एक प्यारा खूबसूरत सा टाइगर का बच्चा था और रियांश उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। वो उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले आते हैं और धीरे धीरे उसके फर को सहलाते हुए कहते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है मेरा बच्चा। वो उसे अपने रूम की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता तुम्हारे लिए क्या लेकर आया मैं इंडिया से? लूसीफर जैसे ही रियांश की बात सुनता है, वो धीरे से अपने चेहरे को एक बार रियांश की तरफ देखता है, जैसे वो काफ़ी क्यूरियस हो रहा हो जानने के लिए और रियांश की सारी बातों से अच्छी तरह समझ में आ रही हो। रियांश उसे सोफा पर ले जाकर के बैठाते हैं और उसके सामने एक ब्लैक बॉक्स लाते हुए कहते हैं, गेस करो क्या हो सकता है इसमें? लूसीफर जो एक बार रियांश की तरफ देखता है और धीरे धीरे अपने हाथ को उस बॉक्स पर रखने लगता है, जैसे वो खुद ही अपने हाथ से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा हो। रियांश उसके हरकत को देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और उसके बगल में आकर के बैठते हुए उस बॉक्स को खोलते हैं। उसमें एक खूबसूरत सा चेन था और उसके साथ ही एक पेंडेंट था और उस पेंडेंट में काफ़ी खूबसूरत तरीके से लिखा गया था, लूसीफर। रियांश जो धीरे से उसके गर्दन पर अपने हाथ को फेरते हैं और उस लॉकेट को उसे पहनाते हुए कहते हैं, होप से तुम्हें यह गिफ्ट पसंद आया होगा। लूसीफर जो अपनी आंखों को एक बार रियांश की तरफ देखता है, लूसीफर जो अपनी आंखें उठा करके एक बार रियांश की तरफ देखता है और धीरे धीरे उनके हाथों को चाटना शुरू कर देता है। जैसे ही रियांश के हाथ को उसने अपनी जीभ से टच किया था, रियांश अपने हाथ को साइड में करते हुए कहते हैं, स्टॉप इट लूसीफर, अभी मुझे मीटिंग के लिए निकलना, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हारे साथ अगर खेलने में बिजी हो गया तो फिर मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जाएगी। और उसके सर पर धीरे से अपने हाथ को पेट करते हैं और खड़े होते हुए अपने वार्डरोब की तरफ चले जाते हैं। रियांश जो जाकर के अपने वार्डरोब के सामने खड़े होते हैं और उनके ग्लास का वार्डरोब अपने आप ही खुल जाता है।
रियाज जो वार्डरोब से शर्ट निकालते हैं और उसे पहनते हुए शीशे के सामने आ जाते हैं। लूसीफर फिर से सोफे से उतर करके उनके पैर के पास आ गया था और उनके सामने जा करके नीचे बैठ जाता है और अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठा करके रियांश को ही देखने लगता है। लगभग 10 मिनट में वो पूरी तरह से अपने पावरफुल ऑरा में वापस आ चुके थे और वो अपने शर्ट्स के स्लीव्स को हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और अपने कोट को हाथ में लेते हुए लूसीफर को देख करके उसके सामने हल्का सा बेंड होते हैं और उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, वापस आकर के बात करते तुमसे, अभी जाने की इजाज़त दीजिए मुझे। और वो अपने फ़ोन को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। वहीं मुंबई में आलीशान हॉस्पिटल में जिया, जो कि अपने बेड पर आराम से बैठी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली आराम से बैठी थी, मेंटली उसके दिमाग में पूरी तरह उथल पुथल मचा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कुणाल से क्या क्या झूठ बोले और वो किस तरह से अपने बारे में कुणाल को इंट्रोड्यूस करे। उसे कुणाल से शायद कोई मदद भी चाहिए थी। उसे वैसे भी मुंबई में किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि तभी वो देखती है कुणाल उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहा है। कुणाल जो इस वक्त रेहान से ही बात करते हुए अंदर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिया जैसे कुणाल को आता हुआ देखती है वो और ज़्यादा घबराने लगती है। कुणाल जो रेहान से बताता है, हाँ सर वो होश में आ गई है। हाँ सर, सारा प्रोसेस हो चुका है, अब बस उसका एड्रेस पता चले तो मैं उसे घर छुड़वा दूँ। जिया ने जैसे ये सुना था वो धीरे से अपने दिल पर हाथ रखती है और अपने मन में ही कहती है, नहीं कहना, मैं दोबारा से उस नर्क में वापस नहीं जा सकती, क्या करूं क्या करूं। वही कुणाल फ़ोन को रखते हुए कहता है, ओके सर, हैव अ गुड डे। ओके ओके सर, ओके मैं करवाता हूँ सर, 11 बजे तक हो जाएगा। और वो फ़ोन को रखते हुए जिया को देखते हुए कहता है, अब तुम ठीक हो? जिया से कहता है, तुम अपने घर वालों का नंबर दे दो, सबसे बेहतर वही होगा, मैं उन लोग को कॉल कर दूंगा और बता दूंगा तुम्हारे बारे में। जिया जैसे ये सुनते हैं वो कुणाल की तरफ मासूमियत से देखने लगती है और अपने आप से ही कहती है, जिया तुझे एक्टर बनना है ना, समझ ले आज तेरा ऑडिशन है, अगर आज तो इन्हें अपनी बातों में कन्विंस कर ली तो तू बच गई और एक्टर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं कर पाए तो तुझे दोबारा से वही ज़िंदगी मिलेगी, वही घर, वही लोग नहीं। कुणाल जो कहता है, कौन सी सोच में डूब जाती हो तुम हर बार, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जिया जो कुणाल को देखती है और अपनी आंखों में आंसू ले आते हुए कहती है, मेरा कोई नहीं है। कुणाल जैसे ही जिया की बात सुनता है वो उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जिया जो थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, जी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अनाथ हूँ। कुणाल जैसे ही सुनता है वो एकदम से हैरानी से जिया को देखते हुए कहता है, मगर तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अनाथ हो। कोई तो होगा ना जिसके घर पे तुम पहले रहती होगी, जहाँ से तुम वहाँ रोड पर आ रही थी, और रात के 1 बजे तुम कर क्या रही थी रोड पर? जिया जो इतने सारे कुणाल के सवाल को अपने ऊपर इस तरह आता हुआ देखकर कहती है, मैं घर की तलाश कर रही थी। कुणाल जो कहता है, तो पहले कहाँ रहती थी? जिया जो कुणाल के सवाल को सुनते हुए कहती है, मैं जहाँ रहती थी मालकिन ने मुझे घर से बाहर कर दिया था और वो ये भी कह रही थी कि पैसा नहीं दोगी तो घर पर नहीं रखेंगे तुम्हें, पैसे नहीं थे मेरे पास तो घर से बाहर कर दिया। जिया जो अपने आप से कहती है, ऐसे ही एक्टिंग कंटिन्यू रख, ये तेरी बातों में धीरे धीरे कन्विंस हो रहे। कुणाल जो कहता है, तो तुम बचपन से ऐसी रहती हो? जिया जो कहती है, हाँ बचपन से ही ऐसे ही इधर उधर काम करके गुजारा कर लेती हूँ। कुणाल जो इस तरह जिया को घबराता, रोता और परेशान होता हुआ देख कर कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? जिया जो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे रहने का कोई ठिकाना दिलवा देते, बस मेरे पास जैसे पैसे आएंगे मैं चुका दूँगी आपका बिल, कोई भी जगह छोटी मोटी कहीं पर भी रह लूँगी। जैसे ही कुणाल ये सुनता है वो कुछ सोचते हुए कहता है, काम करती हो? क्या क्या काम करना आता है? बर्तन वगैरह धुल सकती हो? जिया जैसे ही सुनती है वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, हाँ बर्तन धुल सकती हूँ, कपड़ा धुल सकती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। जैसे ही कुणाल ये सुनता है वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम दिलवा दूँगा, कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हिसाब से बेहतर काम हो और तुम्हें जो भी सैलरी मिलेगी
उसे तुम अपने रहने का बंदोबस्त कर लेना। जिया जो कहती है पर अभी कहाँ रहूँगी। कुणाल जो कहता है परेशान मत हो, जहाँ तुम्हें काम मिलेगा वहाँ पर रहने की जगह भी मिल जाएगी। मैं सर से बात कर लेता हूँ। जिया जो अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ हाँ, मैं सारा काम कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुणाल जो उसे इस तरह देखकर कहता है ठीक है, लेकिन अभी अपने हेल्थ का ख्याल रखो, एक दिन और हॉस्पिटल में रहो तुम। जिया जो तुरंत ही अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती है नहीं, हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। कुणाल जो भी पीछे की तरफ मुड़ा ही था और जिया की बात सुनते हुए वो जिया की तरफ देखते हुए कहता है क्यों। जिया जिसको इस बात का खौफ था कि कहीं उसे हॉस्पिटल में कोई पहचान ना ले, वैसे भी मुंबई के हॉस्पिटल में उसके एक रिश्तेदार काम किया करते थे और जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी वो काफ़ी जानी मानी फैमिली थी। अगर उसे कोई भी यहाँ पर पहचान लेता तो उसकी फैमिली वालों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता और जिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी, जिसकी वजह से वो कुणाल के बगल में आकर के खड़ी होती है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है मेरे लिए बस इतना ही फेवर करिए, बस मुझे जहाँ भी आप काम दिलवा सकते वहाँ काम दिलवा दीजिए, मैं आज से ही काम करना शुरू कर दूँगी। कुणाल जो कहता है मैंने तुम्हारे जैसी मजबूर लड़की नहीं देखी, मजबूर भी है और साथ में इतनी मजबूत भी। ठीक है, मैं आज शाम तक तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो, जैसा होगा मैं शाम को आकर तुम्हें बताऊँगा। कुणाल जो जिया को समझाकर के वार्ड से बाहर निकल जाता है। जैसे ही उसके कदम वार्ड से बाहर की तरफ गए थे, जिया झट से अपने हाथों में फ़ोन पकड़ती है और अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करने लगती है, मगर अफसोस उसका फ़ोन पूरी तरह से डेड हो चुका था। जिया जो उस फ़ोन को अपने सीने से लगाते हुए कहती है नेहा दी, 3 दिन हो गए, पता नहीं घर पर क्या माहौल होगा। उसके घर की फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उस पूरे परिवार में सिर्फ एक ही शख्सियत थी जो जिया को हमेशा खुश करने के पीछे लगी रहती थी और वो थी उसकी बड़ी बहन नेहा। जिया जो अपनी आंसू को अपनी गालों से साफ करती है और इधर उधर मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है कि तभी एक नई उम्र की स्टाफ जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी, वो उसके ड्रिप को चेक करने के लिए आ रही थी। जिया जो उस स्टाफ को देखते हुए धीरे से कहती है एक्सक्यूज़ मी। वो लड़की जो जिया की तरफ देखते हुए कहती है जी मैम, आपको कुछ चाहिए। जिया जो अगल बगल देखती है कि इससे जिया जो अगल बगल एक बार देखती है और फिर उस स्टाफ को देखते हुए रिक्वेस्ट भरी निगाहों से कहती है अगर आपका फ़ोन 2 मिनट के लिए मिल जाता तो। वो स्टाफ जो कहती है नो प्रॉब्लम मैम, और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को निकाल करके जिया को देते हुए कहती है आपको किसी को कॉल करना है। जिया धीरे से अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहती है जी, पर आप इस बारे में प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। वो लड़की जो कहती है ठीक है, तब तक मैं दूसरे पेशेंट के पास जा रही हूँ, आपकी बात हो जाए तो आप फ़ोन मुझे दे देना। जिया जो अपने सिर को बस हाँ में हिला देती है और जल्दी से फ़ोन में अपनी सिस्टर का नंबर डायल करने लगती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें फिर से उभरने लगी थी। घर का नाम सुनते ही जिया की रूह कांप जाती थी। जैसे जैसे घंटे की आवाज़ जाती है, जिया जो अपने हाथ को अपने दिल पर रखते हुए खुद से कहती है किसी भी हालत में घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, कान्हा प्लीज़, और मेरी वजह से मेरी दी को कुछ नहीं होना। वो भी इतना बोली थी कि तभी दूसरी तरफ से फ़ोन पे खो जाता है। जिया जो कांपते हुए आवाज़ में धीरे से कहती है लेकिन उससे पहले ही दूसरी तरफ से नेहा की आवाज़ आती है हेलो, कौन? हेलो। जिया जो हिम्मत करते हुए गहरी सांस भरती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है जिया बोल रही हूँ दी। नेहा जैसे ही जिया की आवाज़ सुनती है वो भी एकदम से घबराते हुए कहती है जिया तू कहाँ गई है, कहाँ तू? 3 दिन से घर पे सब परेशान है, तुझे कोई आइडिया भी है तो ये तू मुझे सच बता, तू कहाँ पर है? जिया जो अपने चेहरे को नाम हिलाती है और फिर धीरे से कहती है नहीं, मैं ये नहीं बता सकती। नेहा जो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा जिया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुझे पता है ना अगर घर वालों को तू मिल गई तो तेरा क्या हाल करेंगे वो? बड़े पापा 3 दिन से बहुत परेशान हैं और सब लोग बातें बना रहे हैं। सोसाइटी वाले आ करके पूछ रहे हैं कि कहाँ गई आपकी बेटी। मॉम भी बहुत परेशान है, ताई जी भी, और तुझे पता है ना अगर चाचू को पता चला तो। जिया जो कहती है मेरे बारे में सोचना छोड़ तो दी, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो।
आपको कुछ कहा तो नहीं उन लोगों ने? नेहा जो कहती है मैं ठीक हूँ। जिया जो नेहा की आवाज़ सुनते हुए कहती है झूठ मत बोलो, उन लोगों ने आपको भी कुछ किया ना, मारा आपको? नेहा जो कहती है वो तो कोई नई बात नहीं है ना, तो मेरे बारे में फिक्र मत कर, तू कहाँ पर है, तू सेफ तो है ना? जिया जो रोते हुए कहती है आई एम सो सॉरी दी, मैं आपको अपनी वजह से बहुत तकलीफ़ देती हूँ, मेरी गलती की वजह से हमेशा आप डांट सुनते हो, पर ये करना बहुत ज़रूरी था। आपको पता है ना मेरे साथ क्या होने जा रहा था, मैं वो ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। नेहा जो कहती है तू रोना बंद कर जिया। वो इतना बोली थी कि तभी पीछे से दरवाजे के ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आती है, जिससे नेहा एकदम से डर जाती है और उसकी पूरी शरीर कांपना शुरू कर देती है। नेहा जो कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जिया इस तरफ से कहती है दी मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, और मेरी कान्हा जी है ना वो सब। कि तभी दूसरी तरफ से बहुत तेज़ आवाज़ आती है कहाँ हो तुम? ये आवाज़ जैसे ही जिया सुनती है उसके हाथ पूरी तरह कांप उठते हैं और फ़ोन जो कि एकदम से उसके हाथ से गिरने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने होश को संभालती है और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है चाचू। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मैंने पूछा कहाँ है तू, या तो खुद मुझे बता दे या तो फिर मरने के लिए तैयार रहना। तेरी वजह से हमारे घर की इज्जत की कितनी नीलामी हो रही है, तुझे कोई आइडिया भी है? इसीलिए इतनी छूट दी थी मैंने तुझे। हाँ बता जिया कहाँ पर है? जिया का गला पूरी तरह भारी हो गया था और वो कांपते कांपते रोए भी जा रही थी। आसपास के पेशेंट्स उसी को देख रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद को संभालती है और अपने चेहरे को एक साइड में करते हुए कहती है चाचू मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ जिया के चाचा फिर से स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं तू ठीक सिर्फ तब तक है जब तक तू हम लोगों को मिल नहीं रही। तुझे क्या लग रहा है हम लोग तुझे खोज नहीं रहे? अरे तो यूपी क्या, तू पूरे इंडिया के किसी भी शहर में छुपी होगी ना तो तुझे ढूंढ निकालेंगे, और जिस दिन तुझे ढूंढ निकाले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुझे पता है ना तेरे बड़े पापा का गुस्सा, जिंदा जला दी जाएगी जिया। मैं कह रहा हूँ चुपचाप से खुद वापस आ जा, अभी मैं सिचुएशन संभाल सकता हूँ। जिया जो कहती है नहीं वापस नहीं आऊँगी, भले ही मर जाऊँ लेकिन वापस नहीं आऊँगी। आप लोग मेरी शादी करा रहे थे, वो भी इतने बड़े लड़के से, मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। आप लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। कि तब तक वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर वो स्टाफ अभी अपने हाथ को फैलाए हुए अपने फ़ोन मांग रही थी। जिया जो तुरंत ही अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती है और अपने रोते गले से कहती है मैं फ़ोन रख रही हूँ। दूसरी तरफ से एक स्ट्रिक्ट टोन फिर से आती है बता तो जिया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। जिया जो कहती है बाय, जय श्री कृष्ण, और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है और कांपते हुए हाथ से फ़ोन उस स्टाफ को थमाते हुए कहती है थैंक यू। वो स्टाफ जिया को इस तरह देख करके थोड़ा परेशान हो गई थी और उसके बगल में खड़ी होकर के उसके सामने थोड़ा झुकते हुए कहती है आप ठीक तो हैं? क्या बात है, परेशान नजर आ रही हैं, क्या हुआ? जिया का दिल तो इतना भारी हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो अपने सामने खड़ी लड़की को ज़ोर से हक करके अपने दिल की सारी भड़ास को निकाल दे, लेकिन इस वक्त कुछ भी बताना उसके लिए घातक साबित हो सकता था, जिसकी वजह से वो अपने गम को अपने दिल में छुपाते हुए कहती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस घर वालों से थोड़ा दूर आई थी तो बात करना था, उन लोगों की याद आ रही है। वो स्टाफ समझ तो गई थी कि जिया झूठ बोल रही है, लेकिन वो जिया को इस हालत में ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके गाल पर हल्का सा हाथ थपथपाते हुए कहती है कुछ ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिया जो अपने आप को अपनी बाहों में समेटते हुए कहती है वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक तो मैं ऐसे नहीं छुप सकती, क्या करूँ? मुझे कोई ठिकाना चाहिए होगा, पता नहीं शाम तक वो लड़का वापस आएगा या नहीं। वो कुणाल के बारे में बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ दुबई में रेयांश अग्निहोत्री जो अपने कैबिन में बैठे हुए अपनी चेयर पर हल्का लीन होकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक कर रहे थे।
अभी वो अपनी फाइल्स को इधर उधर करके देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक डायरी पर जाती है। वो सारे फाइल्स को साइड में रखते हैं और उस डायरी को धीरे से खोलते हुए कहते हैं, ये किसकी डायरी है? वो जैसे ही सबसे पहला पेज देखते हैं तो उसमें काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा कर लिखा हुआ था, जिया त्रिपाठी। दूसरा पन्ना खोलते ही उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था, ये मैं हूँ, जिया त्रिपाठी। हाँ, दिखने में खूबसूरत तो हूँ, मगर मेरी किस्मत उतनी ही ज़्यादा बदसूरत है। रियांशु धीरे धीरे उसके एक लाइन को पढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र फिर से उस फोटो पर जाती है और रियांश को कुछ याद आता है। रियांश के दिमाग में वही पल घूमने लगता है जब अक्षत जिया को अपनी बाहों में लेकर के अंदर की तरफ आया था और जिया का सर जो कि रियांश के लैप पर रखा हुआ था। गलती से ही सही, मगर रियांश की नज़र उस लड़की पर चली ही जाती है और जैसे ही उस लड़की का चेहरा उन्हें याद आता है, वो डायरी को साइड में रखते हुए कहते हैं, तो ये उस इडियट की डायरी है। खैर, मुझे उससे क्या। और वो उसे साइड में डस्टबिन में और उसे साइड के ट्रैश कैन में धीरे से डाल देते हैं। लगभग अब शाम का वक्त होने ही वाला था। अक्षत जो कुणाल को कॉल करते हुए जिया के बारे में पूछताछ करने लगता है। कुणाल जो अक्षत की बात को बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार फोर्स करने पर कुणाल जो अक्षत से बताता है, उस लड़की का कोई नहीं है, अनाथ है वो और मुंबई में ही रहती है। उसे कल रात उसके लैंडलॉर्ड ने बाहर निकाल दिया था, ऐसा बोला उसने। अब उसे एक रहने की जगह चाहिए और साथ में काम करने के लिए भी कोई जगह मिल जाए तो बेहतर होगा। मैं सोच रहा था अगर सर से पूछ करके मैं उसे रेस्टोरेंट में रख लूँ तो। अक्षत जो कहता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास तो जगह खाली है, मेरा पूरा फार्म हाउस पड़ा हुआ है और उसके बाद मेरी बिल्डिंग्स के फ्लैट्स भी तो कई खाली हैं, उसी में एक फ्लैट उसे दे देंगे। लेकिन कुणाल को रियांश की कही हुई बात याद आने लगती है, दादा, कि वो शमा जितना ज़्यादा अक्षत से दूर रहेगी उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। कुणाल जो कहता है, पर सॉरी अक्षत सर, मैंने तो रियांश सर से बात कर ली है और वो मान भी गए हैं। अब आप जानते हैं ना, अगर उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और फिर मैं बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। वो अच्छे से जानता था कि अक्षत लड़कियों के बारे में कभी भी रियांश से कोई बात नहीं करेगा। अक्षत जो कहता है, चलो ठीक है, वैसे भी उसके रेस्टोरेंट में तो मेरा आना जाना होता ही है, मुलाकात तो होती रहेगी उस लड़की से। और ये बोल करके वो एक तिरछा स्माइल पास करके फ़ोन कट कर देता है। कुणाल जो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर इतना क्यों डेस्परेट हो गए ये? उस लड़की से इनका क्या इतना लेना देना है? कहीं सच में ये लूज कैरेक्टर नहीं है तो मेरे बॉस के फ्रेंड ही ना। मैं इस तरह से नहीं बोल सकता। फ़ोन को अपने हाथ में लेकर के बाहर की तरफ निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने आप के सर पर मारते हुए कहता है, शिट, अब अक्षत सर से बोल दिया कि रियांश सर से बात कर लें। कहीं ऐसा ना हो वो सही में बात करें और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा था। एक तरफ अक्षत सर से पिटूंगा और उसके बाद रियांश सर तो जान ही ले लेंगे। और वो तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और रियांश को कॉल लगाने लगता है। इस वक्त रियांश ज़्यादा बिजी ना होने की वजह से उसका फ़ोन पिक कर लेते हैं। इस तरफ से कुणाल जो रिक्वेस्ट भरी टोन में रियांश से कहता है, गुड इवनिंग सर। रियांश कहते हैं, क्या हुआ? कुणाल जो अपनी थूक अटकते हुए कहता है, सर वो आपने जैसा कहा था ना, अक्षत सर उस लड़की के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। रियांश जो कहते हैं, किस लड़की के बारे में? कुणाल जो कहता है, अरे भाई, रात में जिसका एक्सीडेंट हो गया, शमा। रियांश कुणाल की बात सुनते हैं और वहीं ट्रैश कैन में उस डायरी को देखते हुए कहते हैं, जी हाँ, राइट। कुणाल जो कहता है, नहीं सर, उसका नाम शमा है, उसने मुझे बताया है। वो बेचारी अनाथ है, उसका कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में और वो अकेले अपने आप गुजर बसर करती है। सर, वो उसके बारे में अक्षत सर बहुत पूछ रहे हैं, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं उस लड़की को रहने के लिए आपके रेस्टोरेंट में जगह दे रहा हूँ और काम करने के लिए वो लड़की मान गई है। अगर उसे आप अपने रेस्टोरेंट में रख लेते तो। रियांश पहले तो कुणाल की बात से कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जिस तरह कुणाल इतने श्योरिटी से उसका नाम शमा बता रहा था, उस हिसाब से तो वो डायरी ही गलत थी। रियांश फिर से उस ट्रैश कैन की तरफ देखते हैं और उसमें से उस डायरी को बाहर निकाल देते हैं। अक्षत का नाम सुनते ही वो कुणाल से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेक श्योर कि अक्षत से वो लड़की दूर रहे।
कुणाल जो कहता है, हाँ सर, इसी वजह से तो वो तो कह रहे थे कि उन्हें अपनी ही बिल्डिंग के फ्लैट में रखने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो भोली भाली लड़की है, अगर कुछ। रियांश जो कहते हैं, नो प्रॉब्लम, उसे रख लो रेस्टोरेंट के लिए, और हाँ, उसके मेडिकेशन को प्रॉपरली कंप्लीट करवाने के बाद ही उसे रेस्टोरेंट में जगह देना। पता चले मेरे रेस्टोरेंट में काम करते करते बेहोश हो जाए। कुणाल जो कहता है, ओके सर, मैं ध्यान रखूँगा, और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देता है। रियांश उस डायरी को फिर से खोलते हुए कहते हैं, शमा नाम है उसका, तो फिर यहाँ जिया त्रिपाठी क्यों लिखा है? अब रियांश को भी उस लड़की के बारे में जानने के लिए थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी मच रही थी कि तभी बाहर कुछ स्टाफ जो कि अंदर आने की परमिशन मांग रहे थे। रियांश उसी डायरी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कम इन। वही 2-3 स्टाफ जो कि अंदर आते हुए कहते हैं, हेलो सर, गुड इवनिंग। रियांश की नज़र जो अभी भी उसी लड़की के फ़ोटो पर टिकी हुई थी, लेकिन वो जैसे ही सामने के माहौल को नोटिस करते हैं, वो तुरंत ही उस डायरी को बंद करके उसे एक फ़ाइल के नीचे रख लेते हैं। आखिर क्या होगा जिया का, और कब तक छुपा पाएगी वो अपनी आइडेंटिटी रियांश और कुणाल से, और क्या बच पाएगी वो अपने परिवार से? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।